हाय दोस्तों, आज से आपका चालू हो रहा है साइंस चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है आज से आपका। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 10th के लिए है ये। ठीक है, आज से सीरीज चालू हो रही है। इसमें आपके देखिए 3 वीडियो बनेगी एक चैप्टर की, एक होंगे नोट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको एक एक समझ जाएगी। ओके, इस नोट्स को ही पढ़ ले आप ना, तो 85 प्लस तो बनना ही था। फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी के जो अंदर के क्वेश्चन है वो सॉल्व कराए जाएंगे और एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। इतने एक चैप्टर के 3 लेक्चर देखिए और चैप्टर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो चालू करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ओके, तो चालू करते हैं। ओके, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए यानी देखिए ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ, जैसे कि हमने क्या लिया, एफ ले लिया। एफ किसका सूत्र होता है, लोहे का। ठीक है, प्लस H2O, ये तो पता ही होना चाहिए, 10th में आ गए हैं आप। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, Fe प्लस H2O से बनता है Fe3O4, जो कि एक क्या है, जो कि एक जंग का सूत्र है। ठीक है, जंग का सूत्र तो ये होता है, देखिए Fe2O4XH2O। ठीक है, और ये बनता है आपका आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी अभी जो हमने देखे, जो अभिकारक थे यहाँ, Fe और क्या बोलते हैं H2O, ये अभिकारक हैं क्योंकि इनने अभिक्रिया में भाग लिए। ठीक है, ये अभिकारक थे, इन्होंने अभिक्रिया में भाग लिया, ये अभिकारक हो गए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट से। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है उत्पाद कहलाते हैं, और जो बना था अपना आयरन ऑक्साइड वो उत्पाद था। ठीक है, तो उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम पीते का फलना, दही का बनना। इसको देखो, जो लिखने की चीज़ रहेगी ना वो मैं आपको बता दूंगा कि इसको, हाँ इसको लिख लीजिए। ठीक है, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना, ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था और लिक्विड। जहाँ कहीं एस लिखा रहा समझना कि ठोस हो है, द्रव लिखा रहा एल, और गैसीय अवस्था रही तो जी, और द्रव रहा तो ए क्यू। ठीक है, Fe3H2, Fe सॉलिड है, H2O गैस है, और Fe3। ये अभिक्रिया रट लो, बता देता हूँ मैं। ठीक है ना, रट लो अभिक्रिया। कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर नीचे लिखते हैं। ये भी याद रख लो कि कहाँ लिखते हैं, ऊपर और नीचे लिखते हैं। फिर आती है अपना मेन टॉपिक, अब शुरू होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, कुछ जानते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो पदार्थ यूं Cu प्लस O2 CO2 हो जाए, जुड़ रहे हैं, जब A और B मिलके C बन रहा है, कोई नया पदार्थ बन रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। जैसे कि संयोजन अभिक्रिया देखिए, यहाँ CO2 बन गया, यहाँ C था, यहाँ O2 था, क्या कोयले का जन्म हुआ। पूरी अभिक्रिया याद रखो, क्योंकि आपको जैसे 10th की जब एग्ज़ाम होती है, ठीक है, तो 10th की एग्ज़ाम के बाद एक एग्ज़ाम होती है जिसका नाम है सुपर 100। उसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी। पता है, मैं सुपर 100 के तहत हूँ आज, क्या कहते हैं, भोपाल एक्सीलेंस स्कूल, सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल में हूँ मैं अभी, इस एग्ज़ाम की वजह से। मैंने 10th में इन्हीं नोट्स से पढ़ा था, और इन्हीं नोट्स को पढ़ने के बाद 10th की जब मेरी एग्ज़ाम हुई तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, सुपर 100 एग्ज़ाम, और मैं सिलेक्टेड हूँ, और आज मैं भोपाल में हूँ, हॉस्टल स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, और हॉस्टल से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी, मैंने आपकी 10th होगी उसके बाद हम सुपर 100 एग्ज़ाम का भी एक फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, जो बच्चे अभी यहाँ से तो अभी से जुड़े हैं
उनके लिए लाएंगे और उनको भी सिलेक्शन देंगे और भोपाल और इंदौर जैसी टॉप स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं। इसलिए पूरी अभिक्रियाएं अभी से याद रखिए। जल का निर्माण क्या होता है? H2+O2 H2O। एक क्वेश्चन आया था मेरे टाइम पे कि जो H2O होता है, ऐसा H2O नहीं लिखा था, बस जल लिखा था। कि ऐसा लिखा था कि जब H2 और O2 की अभिक्रिया होती है तो निर्मित जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है 2:1। और उनके परमाणु भार का अनुपात क्या हो सकता है? ये मेरे टाइम पूछा गया था। ठीक है, और अगर कभी पूछा परमाणु भार का अनुपात क्या होता है, तो वो होता है 1:8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये एक संयोजन अभिक्रिया भी है और वियोजन अभिक्रिया भी है। COO कैल्शियम ऑक्साइड, बुझे हुए चूने का सूत्र पूछ लिया तो आपने, बुझे हुए चूने का सूत्र बताइए। तो कैल्शियम ऑक्साइड होना चाहिए। जल का सूत्र H2SO4 जो कि लिक्विड है, ये सॉलिड है, और जो बन रहा है वो AQ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बुझाओ बिना बुझा चूना। ठीक है, आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, 15 मिनट में अपन सारे नोट्स खत्म कर लेंगे। ज़्यादा ही तो देखो, जो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस होती है जैसे कि 1 घंटे की, 2 घंटे की, एक तो एक आप उसमें थक जाते हो और आपका कॉन्सेंट्रेशन फोकस सब हट जाता है। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट की एक वीडियो रहेगी आपकी नोट्स की, एक बार की जगह 2 बार देख लो। ठीक है, एक बुक को 100 बार पढ़ने में जो नॉलेज मिलता है वो 100 बुक को एक बार पढ़ने में नहीं मिलता। ठीक है ना, तो बस वही है, एक ही वीडियो को आप डबल देख लो, समझ नहीं आया तो। जैसे अभी हमने क्या किया, अभी हमने संयोजन अभी क्या करा, जिसमें 2 पदार्थ मिलकर तीसरा पदार्थ देते हैं, इसके 3 उदाहरण देख लिया हमने। ठीक है, और हमने बहुत सी बातें भी की। ठीक है, उसमें छिपी अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा निकलेगी, उसमें छिपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, जैसे ये क्या है, CH4 का मीथेन का सूत्र होता है, मीथेन का सूत्र होता है। और मीथेन को जब ऑक्सीजन O2 में जलाया जाता है, ठीक है, तो CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल मिलता है और ऊष्मा मिलती है, तो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछेगा, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके 2 उदाहरण, शोषण के क्या है, ये जो C6H12O6 है, ये होता है अपने क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है O2, ऑक्सीजन का सूत्र होता है CO2 बनता है, H2O बनता है, CO2 बनता है। जब हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है वो ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है, उससे हमारे अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा, और CO2 गैस बाहर निकलती है और उसमें थोड़ी नमी होती है, उसको H2O बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपन दो अभिक्रियाएं पढ़ ली अपन ने, अब पढ़ेंगे अपन वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन में क्या होता है, जैसे संयोजन है ना योग, तो वियोजन है ना घटाओ। देखो यहाँ पे क्या था, एक पदार्थ जो था वो दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके तीसरा पदार्थ बना रहा था। ठीक है, यानी A B से मिलके C बना रहा था। और यहाँ क्या है, यहाँ पे जो है C, तो जो संयोजन अभिक्रिया है ना उसका उल्टा कर देना अपने को। ठीक है, जैसे अपन ने वहाँ क्या पढ़े थे अभी, कौन से पढ़े थे, हाँ C+O2 पढ़े थे, तो क्या बन गया था, CO2 बन गया था। कुछ नहीं करना है, CO2 इधर लिख देना है, ऐसा कर देना है, और C+O2 लिख देना है। संयोजन को उल्टा कर देना है, वियोजन, बात खत्म। और उसी जिन अभिक्रियाओं में टूटकर एकल अभिकर्म में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसमें वियोजन अभिक्रिया के प्रकार होते हैं। उसमें वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा डालने से, यानी पदार्थ इसको गर्म करें तो वो टूट गया। ठीक है, ये ऊष्मा के हिसाब से। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत डाले H2O में तो H2O और O2 में टूट गया। प्रकाशीय अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश में रखिए, ये क्लोर्स, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, अब ये समझ लिया हमने, इतने सारे प्रकार होते हैं वियोजन अभिक्रिया के। अब इनको अपन क्या करेंगे, इनके जो एग्जाम्पल है समझिए। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन होता है। तो FE, भाई ये तो कितना इंपॉर्टेंट मैं बता नहीं सकता तुमको, बता रहा हूँ, मैंने तो लास्ट टाइम में पढ़ा था अपने, आप लोग अभी से पढ़ो। ठीक है, FeSO4 की अभिक्रिया जब ऊष्मा से होती है, ऊष्मा यानी गर्म किया जा रहा है, मान लो इसको गर्म किया जा रहा है। ठीक है, किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो Fe3 बन रहा है। ठीक है, और Fe2 बन रहा है, सॉरी Fe2 बन रहा है और O3 बन रहा है, और SO2। इसको एक काम करो तुम ना, 3-4 बार देखो। एक बार मैं कसम से कहता हूँ, मुझको भी याद नहीं हुए थे ये अभिक्रियाएं, एक बार में मुझको भी याद नहीं हुई थी। ठीक है ना, तो आप लोग भी ऐसे कीजिए, इनको 3-4 बार लिख लिख के समझिए। ठीक है, और कैसा करना पता है, याद नहीं होगी तो इस साइड जो जो तत्व है उस साइड तय है कि वही तत्व होगा, कोई दूसरा तत्व तो हो नहीं सकता। जैसे कि इधर Fe है, तय है इधर कहीं ना कहीं Fe होगा,
तो एक बार देख ले कि Fe2O4 है, ठीक है। इधर देख लिए SO4 है तो SO2 SO3, ठीक है। देख लेना, बस सच बता रहा हूँ। और इन चीज़ को भी ध्यान देना, किस चीज़ को, ये रही अपनी कि फेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, Fe2O4 को, Fe2 और O3 को फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जो कि भूरे लाल रंग का होता है। और इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं, जो हरा रंग का होता है, ठीक है। अब ये कापर, देखो CaCO3 क्या है, चूना पत्थर है, जो आपकी चौक होती है, जिससे आपको स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसका सूत्र भी यही है, ठीक है। संगमरमर का पत्थर होता है, सॉरी, संगमरमर का पत्थर होता है, उसका सूत्र भी यही है, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझे चूना, यानी जैसे आपने वो देखा होगा घर में जो चूना यूज़ करते हैं, जो लेके लाते हैं, वो बुझा हुआ चूना है। और CO2 तो पता ही है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, यानी उसमें ऊष्मा प्रवाह कर रहे थे, उसमें विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं। विद्युत धारा में क्या होता है, जैसे H2 जल जो होता है हमारा, देख सकते हैं जैसे जल जो होता है, जल को लिए हमने, उस पर विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो वो H2 और O2 में हो गया। तो चलो आपको मैं अब एक क्या करते हैं, आपको देते हैं टास्क कि आप, सिंपल सी चीज़ है, H2 इसको तोड़ो H2 प्लस O2 में, ठीक है, और इसको संयोजन करके बताओ। यानी इसको आपको क्या करना है, इसको आपको संतुलित करना है, ठीक है। तो कैसे संतुलित करोगे, और पहले ये बताइए, वियोजन अभिक्रिया है, क्लियर हो गया। आप इसको संतुलित करके बताओ, कैसे संतुलित करोगे आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाइड्रोजन देखना है, इधर 2 है, इधर 2 है, वाह, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन देखना, इधर 1 है, इधर 2 है, दिक्कत है। तो इधर 2 है, इसके लिए अपने को क्या करना होगा, इसके लिए अपने को इधर 2 लगाना होगा, ठीक है। इधर 2 है, इसलिए इधर अपने को 2 लगाना होगा, बट हमने 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, किंतु हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लगाना होगा। तो यहाँ 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बस सिंपल सा था, ठीक है। आज सीख जाओगे। पहले पहले टफ होती है, पहले चीज़ें टफ होती है, बस उनको ईजी बनाना होता है, जो हम ही बना सकते हैं और कोई नहीं, हम स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो जब AG टूटता है, AG का सूत्र होता है, पहले ये बताओ मेरे को, ठीक है। AG सूत्र क्या होता है, पहले बताओ। AG सूत्र होता है, AG सूत्र होता है सिल्वर का, चांदी का। चांदी कैसा है, चांदी इतना अच्छा चालक है विद्युत धारा का कि उसमें प्रतिरोध नाम की चीज़ होती है। अब प्रतिरोध क्या है सोचते होगे आप। 10th में हम भी कुछ नहीं जानते थे, बट 10th के लास्ट में हम इतना ज़्यादा मेहनत की हमने साल भर। और आपको एक बात बता दूं कि मेरे 10th में इतने परसेंट थे, और वो भी इन्हीं नोट से पढ़ा हूँ मैंने भी, ठीक है। तो इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मैं कि आपको यार बोर तो करना नहीं है मुझे, ठीक है। आपको एक नंबर यानी स्टडी में ही मज़ा लेना है आपको, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश विद्युत की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी अवधि से विस्थापित कर देता है, जिससे आयरन, रुक जाओ, अब ये अभिक्रिया, अब ये बोल रहा है कि आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा, और बोल रहा है कि अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील तत्व। लेकिन हमको पता कैसे होगा कि Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो उसके लिए है आपके पास सक्रियता श्रेणी। सॉरी सॉरी सॉरी, सक्रियता श्रेणी, रुक जाओ, ठीक है, चलते सक्रियता श्रेणी नीचे आएगी। तो जो आयरन है, आयरन जब वो कॉपर से अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया तो याद कर सकते हो यार, ये क्या है, एक वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें विस्थापन हो जाता है, कम क्रियाशीलता तो अधिक क्रियाशीलता, तो Fe विस्थापित होता है कॉपर सल्फेट से, तो
आयरन सल्फेट मिलता है और कॉपर धातु मिलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो लोहे की कील पर भूरे रंग की, और रंग भी याद रखना, क्योंकि अगर से आपको सुपरिटेंडेंट एग्जाम क्लियर करनी है तो ये तो करना ही होगा, ठीक है। लोहे की कील पर भूरे रंग की परत की परत जम गई। कॉपर सल्फेट के नीचे विलेन का रंग हरा Fe2SO4 हो गया। यानी वो जो अभिक्रिया है ना उसका ये वर्णन है। आप अभिक्रिया याद रख लो, वर्णन आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखो देख ले, दूसरी वियोजन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया की, यहाँ जिंक जो है वो कॉपर को विस्थापित कर रहा है और जिंक सल्फेट बन रहा है, कॉपर धातु लग रही है। जिंक कॉपर की अधिक क्रियाशील तत्व है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान होता है। यानी ऐसा ही बोल सकते हैं कि अभिकारकों के बीच, लिख लो इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ईजी है, आपको याद रहेगी। अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होने वाला अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बेरियम क्लोराइड से होती है तो बेरियम सल्फेट बनता है। और NaCl का सूत्र चलो बताओ। सच बता रहा हूँ, मेरी अगर से एक एक चीज़ को तुम लिख रहे हो या नोट कर रहे हो अपने दिमाग में, तो तुमको टॉप कराए तो कोई रोक ही नहीं सकता भाई। NaCl का सूत्र पूछ रहा हूँ मैं, ये क्या बताओ, ये एक लवण है NaCl, ठीक है। तो NaCl का सूत्र, सॉरी यहाँ गंदा हो गया सब, ठीक है। जो NaCl का सूत्र होता है, जिसका सूत्र होता है NaCl, वो है नमक। नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ओके। अब ये अभिक्रिया जो मेरे से एकदम बता रहा हूँ ना, इसमें किंग था। उपचयन अपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है। फिर आती है बात उपचयन की, अपचयन की। तो अपचयन में देख, अपचयन में क्या है, हाइड्रोजन का योग हो जाता है, इसका उल्टा, और ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, ठीक है। देखते हैं जो मैंने ऊपर लिखा है ना उसको लिख लो, जो ऊपर लिखा है मैंने उसको वीडियो रोको और तुरंत अपनी काफ़ी में नोट करो, ठीक है। अब है कि जैसे कि O2 है अपना, CO प्लस O2 बन रहा है CO2, ये कौन सी अभिक्रिया है? जल्दी से कमेंट में बताओ। अगर से इसका आंसर जितना सही दिया समझ जाओ कि वो एक्टिव बनता है और उसे कोई नहीं रोक सकता है। उपचयन में क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है यानी ऑक्सीजन प्लस हो जाता है, और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की ह्रास होता है, मैंने वही बताया आपको, ठीक है। और यार नोट्स में भी लिखा हुआ है, बताओ भला, इतने मजा गजब नोट्स है, मैं सच बता रहा हूँ। लिख लो लिख लो, लिख नहीं सकते तो बताओ PDF चाहिए क्या? जिसको PDF चाहिए कमेंट करो, ठीक है। इस ना, और कमेंट करो हाँ। और नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को मैं लिंक भी दे रहा हूँ, उसमें ऐड हो जाओ, उसमें सारे नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। बस PDF मिल जाएगी, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो रोक के वीडियो को, लिखने में आपको याद भी होगा, ठीक है। और मैं जानता हूँ अगर PDF रही ना 10th निकल जाएगी, पर लिख के नहीं होगी। इसलिए आप ना अपनी बुक लो, नोटबुक नोटबुक लो, वीडियो रोको और लिखते जाओ, ठीक है। मैं जितना बोलता हूँ उतना लिखो, ज़्यादा मत लिखो। ये लाइन लिख लो, ठीक है, ये लिख लो, ये लाइन लिख लो। और इसके कोई उदाहरण, ज़्यादा नोट्स नहीं है, बता रहा हूँ ना। जैसे C था ना, O2 मिला, CO2 बना, ये संयोजन अभिक्रिया थी। संयोजन अभिक्रिया भी है और उपचयन अभिक्रिया भी है, क्योंकि CO2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें हाइड्रोजन, देखो उपचयन और अपचयन से मिला के बनती है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ये दोनों हो रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया है ना, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, और साथ ही में उपचयन अभिक्रिया भी है और अपचयन अभिक्रिया भी है, दोनों है। ये उपचयन अपचयन दोनों है, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। बस हो गया, और कुछ मिनट फिर आपका जो नोट्स ख़त्म, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया इसको लिख लो, जितना बोल रहा हूँ उतना लिख लो। इसमें ऑक्सीजन जो है वो माइनस होता है और हाइड्रोजन है वो प्लस होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो देखो यह बोला था ना रेडॉक्स अभिक्रिया, देखो एक कैल्शियम ऑक्साइड, क्या था सूत्र बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, बिना ऊर्जा चुना का ये हो रहा है। देखो यहाँ ऑक्सीजन के साथ था, यहाँ ऑक्सीजन के बिना है। ऑक्सीजन के बिना है मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के बिना है इसका मतलब सीधा सा है
कि उससे ऑक्सीजन हट गया। और ऑक्सीजन कहाँ हटता है, यहाँ देखो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन, तो ये भी अपचयन अभिक्रिया हो गई। और ऑक्सीजन का योग होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण, तो ये हाइड्रोजन सिंगल था बट यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। बस बहुत इजी है। अब बता रहा हूँ 10th में जो हमारी एमपी बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, टफ क्वेश्चन पूछती ही नहीं। सच बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं जितना पढ़ के गया था ना, उसका पूरा इजी लेवल का पूछा गया था, कुछ नहीं पूछती। बस सबका लास्ट पेज बचा है, देख लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की हो सकती है वीडियो, 20 से 22 मिनट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो दैनिक जीवन में उपचयन एवं ऑक्सीकरण के प्रभाव। हाँ, ये बताइए, आपके घर में रखी कोई चीज़ के ऊपर सफ़ेद वाली फफूंदी लग जाती है या फिर वो स्वाद खराब हो जाता है, उसका तो क्या है, वो संक्षारण है, संक्षारण है। जब कोई धातु आर्द्रता, नमी, इसको याद कर लो, आर्द्रता, नमी, धातु, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, इसे संक्षारित कहते हैं, ठीक है ना। संक्षारण कहते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी, देखो लोहे की वस्तु पर जंग लगता है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है, ठीक है। कैसी परत चढ़ती है, काली काली काली, चांदी के ऊपर काली, चांदी के ऊपर काली। और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ती है, हरी हरी हरी, ठीक है। और बस ठीक करने के जो उपाय हैं वो जैसा लेपन, इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है, विद्युत लेपन और पेंट करके या संक्षारण से धातुओं को बचाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विकृत गंधीयता क्या होती है, ये देख लो, ये चीज़ और याद रखो, कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। नाइट्रोजन, बात खत्म। ये एग्ज़ाम देने का जिसका भी होगा, ये एग्ज़ाम देने का जिसका भी ड्रीम होगा, तो ये नोट्स 10th के हिसाब से बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। विकृत गंधीयता, वसा युक्त अपवर्तन, हाँ वसा युक्त, यानी वसा क्या होता है, यानी ये भी ऑक्सीकरण ही है, ठीक है। तेली खाद्य सामग्रियों के संपर्क में आने से उपचयित हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे इसमें स्वाद में, गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधीयता कहते हैं। विकृत गंधीयता रोकने के उपाय क्या रख सकते हैं, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग। प्रति ऑक्सीकारक का नाम बताइए बोलेगा तो नाइट्रोजन डाल देना बस। विद्युत रोधी बर्तन में रखा जाए। विद्युत रोधी बर्तन क्या है, जो हमारी जो झिल्लियाँ आती है, जिसमें आपने जो पैकेट नहीं आते क्या, जैसे कि पास्ता हो गया, ठीक है, इसके अंदर कौन सी गैस होती है पूछ लिया कभी। और जैसे आपने चिप्स हो गए, इनके अंदर होती कौन सी गैस है, फूला होता है, इसके अंदर होती है नाइट्रोजन गैस, जो कि प्रति ऑक्सीकारक होती है, और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतलन द्वारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका चैप्टर हुआ यहीं समाप्त, ठीक है। तो आपको एक लास्ट अब बात बतानी है, आपका हो गया द एंड, ठीक है। द एंड नहीं, वैसे सॉरी, द एंड कहाँ से हो सकते हैं यार, ये तो स्टार्टिंग है जाने, स्टार्ट। आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। आप मेरे साथ देखिए, मैं बताता हूँ, मैंने जेई मेंस क्लियर की है, ठीक है। जेई एडवांस की मेरी तैयारी चल रही है, मेरे अच्छे परसेंटेज रहे हैं 10th और 12th में। इस हिसाब से मैं आपको जो भी प्रोवाइड करूँगा वो बेस्ट होगा, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपको ज़्यादा बोर तो बिल्कुल नहीं करूँगा, आप स्टडी में ही हम मज़े ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, आपकी वीडियो आधे घंटे से भी कम समय में समाप्त हुई है। इसे एक बार समझ आता, 2 बार देखिए, इसलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।